नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीतीश सहाय, आपका होस्ट और आपका लीगल एडवाइज़र। दोस्तों, इंदौर से श्री राम कुमार जी का मुझे एक मेल आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना बिज़नेस के सिलसिले में एक पेमेंट रिसीव किया था किसी पार्टी से, और वो पेमेंट उन्होंने चेक के थ्रू रिसीव किया था। किंतु जब उन्होंने वो चेक बैंक में डिपॉज़िट किया, तो वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, और डिसऑनर्ड होने के बाद उसमें मेमो के साथ में जो आता है, उस मेमो में उसका रिमार्क था इनसफिशिएंट फंड। इसके बाद उन्होंने उस चेक को लेकर के लोकल पुलिस स्टेशन में अपना एफआईआर करना चाहा, किंतु पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की, और वो इसी असमंजस में थे कि वो क्या करें क्या ना करें, और उन्होंने मुझसे राय मांगी। तो श्री राम कुमार जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि चेक बाउंस का जो केस होता है, वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है। ये इलीगैलिटी है जो एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत गवर्न होती है। और ये चेक बाउंस के केस को हम लोग सेक्शन 138 के तहत डील करते हैं। ये इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, वो एनआई एक्ट के सेक्शन 138 से 142 के बीच में निहित हैं, और सारे प्रोविजंस उसी में हैं। उसी के तहत आपको अपनी कार्रवाई करनी होगी। तो चलिए, आज मैं इसी पर डिस्कस करता हूं कि अगर कोई चेक बाउंस का केस हो जाए तो उसको कैसे डील करना चाहिए। दोस्तों, चेक बाउंस के से रिलेटेड जो प्रोविजंस सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में जो दिया गया है, उसको वो ये क्लियर कट प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चेक आपने किसी लाइबिलिटी के निर्वहन के लिए किसी को दिया है, और वो चेक अगर बाउंस होता है, या तो इनसफिशिएंट फंड होने के कारण, या कोई स्पेशल अरेंजमेंट करके अमाउंट को के ट्रांजैक्शन को लिमिटेड कर देने के कारण, या कोई स्टॉप पेमेंट कर देने के कारण, अगर वो चेक डिसऑनर्ड होता है, तो उस केस में आप एनआई एक्ट के 138 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, और आप जो व्यक्ति जिन्होंने जो ड्रॉवर हैं, सॉरी, चेक के जो ड्रॉवर हैं, उनसे आप उस चेक के अमाउंट का डबल अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं, प्लस उनको 2 साल तक की पनिशमेंट भी हो सकती है, या दोनों हो सकता है ऐसा केस में भी। तो आइए जानते हैं इसके लिए प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, जब जब भी कोई चेक बाउंस होता है, तो उसके साथ में आपको बैंक एक मेमो देता है। वो मेमो ये बताता है कि चेक बाउंस किस कारण से हुआ। उसमें बहुत सारे रीजंस लिखे रहते हैं। अगर उनमें से आपका रीजन इनसफिशिएंट फंड, या अमाउंट एक्सीड इट्स अरेंजमेंट, इस तरह का कोई रीजन हो, तो ये 130 सेक्शन 138 के प्रोविजंस को अट्रैक्ट करता है। अब इसमें आपको चेक बाउंस होने पर आपको कोई थाना नहीं जाना है, ना ही कोई क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करना है, बल्कि इसका प्रोसीजर ये है कि विद इन 30 डेज, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इसमें उसको एक नोटिस देना होता है। ये नोटिस आप खुद से भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये आगे चल करके इसमें कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप किसी वकील के माध्यम से आप इसमें एक नोटिस दिलवाएं। ये नोटिस रिसीव करने के बाद हो सकता है कि वो आपका पेमेंट जो है वो कर दें, क्योंकि यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो चेक बाउंस होता है हमेशा डेलिबरेटली नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट में पैसे नहीं है, या मेरा अकाउंट कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के तहत बना हुआ है, तो ये इसका हमें पता नहीं रहता है, और चेक इशू हो जाने के बाद ये बाय मिस्टेक भी बाउंस हो सकता है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति अगर बोनाफाइडी है, तो उसको जैसे ही पता चलेगा वो तुरंत आपको पेमेंट कर देगा। तो इसीलिए पहले हमें एक लीगल नोटिस देना चाहिए, और लीगल नोटिस में आप क्लियर कट वो पैसे की डिमांड करें। अब अगर लीगल नोटिस से ही उसने पैसे आपके दे दिए तो वेल एंड गुड। इन केस अगर वो डेलिबरेटली आपके पैसे वो हड़पना चाहता है, या आपको नहीं देना चाहता है, या आपको हरास करना चाह रहा है, तब आपके पास आपने जो लीगल नोटिस दिया है उसके 15 दिनों के बाद
15 दिन का आप उसे टाइम दें और 15 दिन के बाद आप सीजीएम के कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। ये केस आप सेक्शन 138 के तहत ही करेंगे, किंतु ये क्रिमिनल कंप्लेंट आप फाइल करेंगे। ये क्रिमिनल कंप्लेंट जब आप फाइल करते हैं तो फाइल करने के बाद सबसे पहले कोर्ट आपका ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, जिसे स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट भी बोला जाता है। ये स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट जब आप देते हैं तो उसमें आप अपने तथ्यों को रखते हैं कि आप कैसे वो पैसा पाने के लिए हकदार हैं, आपने आप पैसा पाने के लिए आपका क्या मतलब उसकी क्या लायबिलिटी बनती है। ये पार्ट आपको अपने गवाही में क्लियर करना होता है। और जब आप ये पार्ट क्लियर कर देते हैं, कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो ऑपोजिट पार्टी को वो समन इंस्टीट्यूट करता है। और समन पर अगर ऑपोजिट पार्टी यानी एक्यूज्ड अगर अपीयर नहीं होता है तब फिर उसके लिए बेलेबल वारंट इशू होता है। और फिर बेलेबल वारंट पे भी इशू नहीं अपीयर ना हो तो फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। ये प्रक्रिया उसके अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए इनिशिएट की जाती है। ये प्रक्रिया होने के बाद जब वो अपीयर होता है ऑपोजिट पार्टी, तो सबसे पहले उसे बेल लेना पड़ता है। और बेल लेने के बाद फिर वो अपना पक्ष फिर वो रखता है। यहाँ आप भी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और वो अपने डिफेंस में अपना बयान वो देता है। जब ये प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद फिर फाइनल आर्गुमेंट होता है और आर्गुमेंट के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। यहाँ पर कोर्ट अगर ये पाती है कि जो एक्यूज्ड है उसने डेलिबरेटली पैसा नहीं दिया है और वो लायबल है पैसा देने के लिए, तो वो उसको मूल अमाउंट प्लस उसमें फाइन जोड़ करके वो जो पैसा उसको अपने जजमेंट में जो ऑर्डर पास करती है उस ऑर्डर के हिसाब से उसको वो पैसा पे करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर कोर्ट चाहे तो वो उसको उसके डेलिबरेट एक्शन को देखते हुए उसको इम्प्रिजनमेंट का भी सेंटेंस सुना सकती है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आपने एक प्रक्रिया को फॉलो करके ये चेक बाउंस के केस में आप अपना न्याय पाने में सफल रहे। दोस्तों ये तो हुई जब आप एक कंप्लेनेंट के रूप में आपने एक बोनाफाइड केस किया और आपने ये कंपनसेशन क्लेम करके ले लिया। अब बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया और आपके द्वारा इशू किए गए या इशू नहीं भी किए गए किसी तरह से मैनेज करके उसने कोई चेक आपसे प्राप्त कर लिया और वो चेक को आधार बनाकर उसने आपके ऊपर अगर कोई एनआई एक्ट का केस कर दिया है, तो क्या आपके पास कोई बचाव के रास्ते हैं या नहीं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है आपके पास बचाव के रास्ते। और वो उपाय क्या है वो मैं अब बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, जब आपके ऊपर कोई केस होता है तो सबसे पहले आप ये स्टैट्यूटरी नियम है कि अगली पार्टी आपको एक लीगल नोटिस देगी। जैसा कि आपने अपने केस में पहले लीगल नोटिस दिया था 1 महीने के अंदर, वैसे ही वो भी आपको लीगल नोटिस देगी। अब आप उस लीगल नोटिस का एक प्रॉपर रिप्लाई, क्योंकि आप बोनाफाइड हैं, अगर आप बोनाफाइड हैं तो आप अपने सारे ग्राउंड्स रखते हुए आप उस लीगल नोटिस का पहले तो रिप्लाई कर दें। रिप्लाई अगर आप कर देते हैं तो उससे आपका केस मजबूत हो जाता है। अब उसके पास ग्राउंड्स सीमित हो जाते हैं। खैर, लीगल नोटिस के रिप्लाई करने के बाद नेचुरली वो भी केस करेगा और जब केस करेगा तो कोर्ट आपको भी समन करेगी। कोर्ट जैसे ही आपको समन करती है तो आप उसमें अपीयर होकर के आप वहां बेल ले लें और बेल लेने के बाद कोर्ट में आप अपीयर हो जाए। कोर्ट में अपीयर होने के बाद आपके पास एक राइट होता है जो एनआई एक्ट के सेक्शन 145(2) के तहत आपको मिलता है और ये राइट है क्रॉस एग्जामिन करने का। आप इसमें कंप्लेनेंट जो है उसको आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं और कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन करके आप अपने तथ्यों को कोर्ट के सामने ला सकते हैं। इसके बाद आप अपना जो स्टेटमेंट है आपका, वो भी आप रिकॉर्ड करा सकते हैं कोर्ट के सामने। और ये आप करा सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 313 के अनुसार आप कोर्ट में अपना स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा सकते हैं।
और इसमें आप अपने सारे ग्राउंड्स जो आपके पास अवेलेबल है, जो एज पर आपके फैक्ट के आधार पर है, वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ हमें देखना होगा कि आप कौन कौन सा ऐसा डिफेंस है जो आपके केस को एज ए एक्यूज वो मजबूती प्रदान कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो आप एज ए एक्यूज आपका केस मजबूत होगा और आप एक्विट भी हो सकते हैं। और ये ग्राउंड्स आपके फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। ये जो मैं अभी ग्राउंड्स बताने जा रहा हूँ, ये ग्राउंड्स आप अपने फैक्ट से मैच कर लें और जो आपके फैक्ट से मैच होते हों वही ग्राउंड आप लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ग्राउंड आपका ये है कि जो अमाउंट चेक में दिया गया है, जो चेक उसने जो बाउंस कराया है, उसमें जो अमाउंट उसने दिया है, आप ये बोल सकते हैं कि ये अमाउंट इसकी कैपेसिटी से बाहर का है। क्योंकि अगर कोई आदमी जिसकी एनुअल इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बचत भी करता होगा तो एक लिमिटेड अमाउंट ही करता होगा। अब अगर ये कह दे कि उसने आपको 20 लाख रुपए का चेक दिया है, सॉरी आप वो 20 लाख रुपए आपसे पाता है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा। और अगर आप ये ग्राउंड आप कोर्ट में रखते हैं तो कोर्ट भी आपकी इस बात को कंसिडर करेगी और उस पर एक स्ट्रांग ओपिनियन वो क्राफ्ट करेगी। दूसरा ग्राउंड आपके पास ये है कि आपको ये एक्यूज से ये पूछना होगा कि क्या ये चेक जब मैंने आपको दिया था तो उस वक्त क्या कोई गवाह या कोई विटनेस था। जाहिर तौर पे कोर्ट भी ये जानना चाहेगी कि जब इतना अगर कोई बड़ा अमाउंट आप दे रहे हैं तो नेचुरली कोई ना कोई गवाह को रख कर ही आप देंगे। तो इसकी जानकारी एक्यूज को भी होनी चाहिए, सॉरी जो कंप्लेनेंट है उसको भी होनी चाहिए। तो आप ये ग्राउंड अगर आप रखते हैं तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड माना जाएगा। तीसरा ग्राउंड है कि आपने जो चेक दिया था वो एक सिक्योरिटी चेक के तौर पे दिया था और दूसरा कि आपने कोई लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए वो चेक नहीं दिया था। देखिए दोस्तों, एनआई एक्ट क्लियर कट ये बोलता है कि आप जो चेक दे रहे हैं वो उसको कोई ना कोई लायबिलिटी के निर्वहन के लिए आप दे रहे हैं। आपका कोई देनदारी अगर बन रहा है और तब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तभी आप एनआई एक्ट के दायरे में आएंगे। लेकिन अगर आप ये बोल देते हैं कि ये जो चेक अगर आपके पास था भी तो वो जस्ट एज ए सिक्योरिटी चेक था, वो कोई देनदारी के रूप में नहीं था, तो उसको वो इनकैश करने के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं माना जाएगा कानून की दृष्टि में। और ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। चौथा ग्राउंड जो है दोस्तों, आप उससे आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी मांग सकते हैं। क्योंकि जो अमाउंट अगर वो आपको उसने वो जो दावा करता है कि उसने दिया था जिसके चलते आपकी देनदारी बनी, तो वो उसके आईटीआर में भी आना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी रूल है कि आप अगर 20,000 से ज़्यादा किसी को भी देते हैं तो वो आपके आईटीआर में निश्चित रूप से आना चाहिए। और इसके बाद आपके पास जो पांचवा ग्राउंड है वो आप ले सकते हैं अगर आपने कोई चेक वाकई में इशू नहीं किया है, उसने कहीं से अरेंज करके कोई चेक अगर ले लिया है, तो आप सीधी ये भी ग्राउंड ले सकते हैं कि ये चेक मेरा स्टॉलन चेक था और उसने कहीं से मैनेज करके किया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक शर्त है कि अगर ऐसा होता है तो आपके पास इसके लिए, स्टॉलन चेक के लिए थाने में एक रिपोर्ट किया हुआ होना चाहिए। आप अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी एटलीस्ट एक रिपोर्ट अगर आप थाने में किए हों तभी आप ये ग्राउंड ले सकते हैं। और छठा ग्राउंड है
कि अगर आपका जो लोन दिया था उसने, जो वो ग्राउंड ले रहा है कि आपको उसने लोन दिया और उसी के निर्वहन के लिए आपने उसको चेक दिया, तो वो अपने पिटिशन में अगर जो लोन देने का प्लेस और समय अगर वो नहीं बता पा रहा है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव ग्राउंड होगा दोस्तों। अगर आप ये सारे ग्राउंड्स लेते हैं तो आपका एक एज ए एक्यूज्ड आपका एक स्ट्रांग केस बनेगा और हो सकता है कि केस का फैसला आपके पक्ष में भी आ जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि आप चाहे कंप्लेनेंट हो चाहे एक्यूज्ड हो, आप अगर प्रॉपर तरीके से चेक बाउंस के केस को डील करें तो आप केस को अपने पक्ष में कर सकते हैं। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह से आपको जानकारी युक्त वीडियोस बना कर डालता रहूं। आपने मेरा चैनल को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।